Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, today we are covering the current affair of the 23rd of April, right? आज हम 23rd of April के जो है करंट अफेयर हम कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे और आई होप कि जो कल वाले करंट अफेयर हैं जो कि 22nd ऑफ अप्रैल के हैं वो आपको याद होंगे। तो आगे जो है प्रोसीड करने से पहले आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चन और यदि ये क्वेश्चन आप आंसर कर पा रहे हो इट मीन्स कि जो आपके करंट अफेयर्स हैं कल के वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर है। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, वो है एक जो रिपोर्ट होती है जिसका नाम है नेशनल क्लाइमेट वनरेबिलिटी रिपोर्ट। इसको कौन सा डिपार्टमेंट जो है पब्लिश करता है, एक पॉइंट आपको ये बताना है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री के अंडर आता है। दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है। थर्ड पॉइंट आपको ये बताना है कि जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है वो बेसिकली क्या इस्टेब्लिश करती है, जो कल हमने पढ़ा था। उसके बाद आपको ये बताना है कि एक स्वच्छ भारत मिशन है अर्बन के लिए और रूरल के लिए, उनके लिए दोनों के लिए कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सी है। यदि आप ये सभी का आंसर कर पा रहे हो इट मीन्स कि आपका जो है कल वाला करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। उसके बाद आपको क्या आंसर करना है, उसके बाद जो है आपको ये आंसर करना है कि जो कंट्रीज कल न्यूज़ में थी, कंट्रीज कौन कौन सी न्यूज़ में थी कल। एक तो थी आपकी जो इटली थी, एक आपकी इटली थी, इटली के बाद आपकी सेकंड जो कंट्री थी ये थी आपकी फ्रांस, और फ्रांस के बाद जो है आपकी ये दो कंट्रीज काफ़ी जो है न्यूज़ में थी। अब आपको ये बताना है कि थर्ड जो कंट्री थी वो थी जर्मनी। ये क्यों न्यूज़ में थी ये आपको बताना है, ओके। और इनमें से जो इकोसाइड बिल है वो कौन सी कंट्री लेके आई है, कौन सी कंट्री जो है इंडिया में मेगा जो फूड पार्क्स है उसको इस्टेब्लिश करना चाहती है, और कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने MOU साइन किया है कि ये जो प्लास्टिक जाती है किसमें, ओशियंस में, इसको बेसिकली कॉम्बैट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि जो आपके स्वच्छ भारत मिशन है ये स्टार्ट कब हुआ था और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन सी कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, राइट। आई होप यदि आप ये सारे के सारे आंसर कर पा रहे हो इसका मतलब ये है कि आपके जो कल के करंट अफेयर हैं आपने बहुत ध्यान से उनको सुना है, आपने जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है और आपके नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। सो दिस इज ऑल जो हमारा रिवीजन वाला पोर्शन था कल का। आज के करंट अफेयर को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने क्या किया है, जो हमारे करंट अफेयर होंगे उसको हमने कुछ सेगमेंट में तोड़ लिया है। कैसे, सबसे पहले हम जो है बात करेंगे किसके बारे में, इंपॉर्टेंट डेज एंड द इवेंट। उस दिन के जो भी इंपॉर्टेंट डेज और जो भी इंपॉर्टेंट उस दिन के इवेंट रहे होंगे हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम ये कोशिश करेंगे कि जो अवार्ड्स, ऑनर, प्लेसेस या पर्सन जो उस दिन न्यूज़ में चल रहे होंगे कोई होगा तो हम देख लेंगे। उसके बाद हमारा जो फोकस रहेगा वो नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर रहेगा। उसके बाद हम स्पोर्ट्स के करंट अफेयर देखेंगे, यदि उस दिन कोई न्यूज़ में रहा होगा, कोई रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस यदि न्यूज़ में है तो हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही में यदि कोई डिफेंस के करंट अफेयर है, गवर्नमेंट स्कीम है उस दिन, वो भी हम साथ ही साथ कवर कर लेंगे। कोई पॉलिटी के करंट अफेयर है, इन्वायरमेंट के करंट अफेयर हैं, कोई समिट हुई है, कॉन्फ्रेंसिस हुई है, या फिर इकोनॉमी का कोई भी करंट अफेयर है, हम ऐसे जो है हमने क्या किया है ये कंटेंट प्रिपेयर किया है और ऐसे हम क्या करने वाले हैं कैटेगरी वाइज करंट अफेयर को जो है क्या करने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो जैसा कि आप कोटेशन देख सकते हो कि अ गुड एजुकेशन इज अ फाउंडेशन ऑफ अ बेटर फ्यूचर। सो आई होप सो कि आप कहीं ना कहीं अपने बेटर फ्यूचर के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हो। तो यदि आप अपना बेटर फ्यूचर और अच्छा ब्राइट करना चाहते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा, व्हाट यू नीड टू डू, आपको सिर्फ ये करना है कि अभी जो 30 to 40 मिनट की ये वीडियो होगी इसको आपको क्या करना है, पूरे फोकस के साथ सुनना है। जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस बोली जाए आपको उनको रिलीजियसली फॉलो करना है। आफ्टर 40 मिनट्स जो आज के करंट अफेयर होंगे वो आपकी टिप्स के ऊपर होंगे और नोट्स आपको कैसे बनाने हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो करते हैं आज का करंट अफेयर हम स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेज एंड जो आपके हमारे क्या होंगे इवेंट्स होंगे ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो है ये हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डे कौन सा है, ये है आपका वर्ल्ड अर्थ डे। अब ये जो वर्ल्ड अर्थ डे है तो पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये वर्ल्ड अर्थ डे होगा कब, तो अप्रैल 22 को होता है, ओके। तो अप्रैल 22 को कौन सा होगा, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो एक तो बात ये पूछी जाती है एग्जाम के लिए, पहला पॉइंट ये बन जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि इसकी जो थीम क्या थी, थीम इसकी थी रिस्टोर अवर अर्थ, कि हमें क्या करना है, जो हमारी धरती है उसको रिस्टोर करना है, उसको जो है जैसे वो पहली थी हमें वैसा ही उसको बना के क्या करना है, रखना है। सो आई होप ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है
कि आपका वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 22 अप्रैल को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद जो है आपको ये बताना है, जो सेकंड पॉइंट ये है, इसकी थीम क्या है, तो थीम है रिस्टोर अवर अर्थ। ये 2 पॉइंट आपके अच्छे से प्रिपेयर हो गए। अब एक्स्ट्रा जो पॉइंट है कि ये 1970 में फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेट किया गया था या हमने मनाना स्टार्ट किया था, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आपको ये पॉइंट का कोई भी जो है याद करने की कोशिश नहीं करनी है, और ये भी पॉइंट आपको याद नहीं रखना है कि ये जो वर्ल्ड अर्थ डे है इसकी जो सेलिब्रेशन या फिर इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, जो आपकी अर्थ सोसाइटी फाउंडेशन है। इतना करंट अफेयर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो ये आपको याद नहीं रखना है। तो इस स्लाइड में से आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या बनेगा, पहला बनेगा वर्ल्ड अर्थ डे कब होगा। दूसरा पॉइंट जो ये बनेगा, इसकी थीम क्या है, थीम है रिस्टोर अवर अर्थ, राइट। ये 2 क्वेश्चन यदि आपके प्रिपेयर हैं, इट मींस इस स्लाइड में से यदि कोई करंट अफेयर आ रहा है तो आप क्या कर लोगे, उसको इजिली टैकल कर लोगे। अब जो है आज का जो इंपॉर्टेंट डे है ये है बेसिकली अप्रैल 23 है, और यहाँ पे वर्ल्ड बुक एंड द कॉपीराइट डे आज आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो है ये जो डे है, पहले क्या करना है आपको, पहले ये डेट को याद रखना है कि जो आपका वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है ये कब आता है, ये आपका अप्रैल 23 को आएगा। दूसरा पॉइंट यहां से ये बनेगा कि आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल हमने 22 को क्या सेलिब्रेट किया था। तो आपका क्या होगा, आपका जो आपका अर्थ डे है ये हमने क्या किया था, सेलिब्रेट किया था। और इसकी थीम क्या थी, थीम थी रिस्टोर अवर अर्थ, रिस्टोर अवर अर्थ। आई होप यहां तक आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के लिए यदि हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसको जो है, इसकी इस बार की थीम क्या है, ये है बुक फेस चैलेंजेस। इसकी जो है क्या है थीम है बुक फेस चैलेंजेस। ये जो है 2 चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ऑब्जर्व कब किया जाता है, अप्रैल 23 को किया जाता है। कौन सा डे होगा, वर्ल्ड बुक एंड द कॉपीराइट डे होगा। अब इसको जो है ऑब्जर्व कौन सा जो है, कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑब्जर्व करती है, तो इसका आपको नाम याद रखना है यूनेस्को। इसका नाम याद कर रखना है यूनेस्को। तो आई होप आपको पता होगा। अभी यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, क्यों समटाइम आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले यूएन से क्या बन गया, यूनाइटेड नेशन। ई से क्या बन गया आपका एजुकेशनल, और एस से आपका क्या बन गया साइंटिफिक, सी से आपका क्या बन गया कल्चरल, और जो है ओ से क्या बन गया आपका ऑर्गेनाइजेशन। सो यूनेस्को स्टैंड्स फॉर द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो आई होप ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो यहां से आपके कितने क्वेश्चन निकलेंगे, आपके जो है 3 से 4 क्वेश्चन इजीली निकल जाएंगे। पहला क्या होगा कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कौन से डे को ऑब्जर्व किया जाता है, तो आपको ये बताना है। उसके बाद आपको इसकी जो है थीम बतानी है कि थीम क्या है, ये आपकी बुक फेस एंड चैलेंजेस। उसके बाद जो है आपको थर्ड पॉइंट ये बताना है कि इसको जो है ऑर्गेनाइज कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन करती है, उसका नाम है यूनेस्को। और यूनेस्को की जो है आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, विच इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। यदि यूनेस्को की हम बात करते हैं तो एग्जाम के लिए थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम इसकी थोड़ी डिटेलिंग जानने की कोशिश करेंगे, और जो है इसमें से जो भी रेलिवेंट पॉइंट निकलेंगे उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि हम यूनेस्को की बात करते हैं तो सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि इसको फाउंड कब किया गया था। सो आपको एक जो है ये डेट याद रखनी है 1945। यदि आप एग्जैक्ट डेट याद रख सकते हो 16 नवंबर 1945, तो इससे बेटर तो कुछ और हो ही नहीं सकता। लेकिन एटलीस्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर कि 1945 में क्या हुआ था, यूनेस्को जो है फाउंड किया गया था। अब यदि हम यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, आई होप अब आपको क्या करना है, जहां पे भी आप जो है अपने नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हो वहां पे आपको क्या करना है, ये जो है फुल फॉर्म जो है अपनी आप लिखनी है। वैसे मैं आपको बता रहा हूं लेकिन आई होप अभी तक आपने लिख ली होगी। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी ये है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसका हेड है, हेड को वहां पे क्या बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल बोलते हैं। और डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑड्री अजोले है। ये आपको 2 पॉइंट पता होने चाहिए। तो अभी तक हमारे पास जो है अराउंड जो है 7 से 8 क्वेश्चन इजीली प्रिपेयर हो चुके हैं। अब आपको ये पता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की ये फुल फॉर्म है। और बेसिकली ये क्या है, इट इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये बेसिकली क्या है, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि क्या चाहती है, जो चाहती है कि हम पीस जो है बिल्ड करना चाहते हैं थ्रू द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द एजुकेशन साइंस एंड कल्चर। ये बेसिकली 3 फील्ड को जो क्या करती है, टारगेट करती है। एक हो गया आपका एजुकेशन, दूसरा क्या आ गया, दूसरा आपका आ गया साइंस, और जो थर्ड होगा आपका ये होगा कल्चर।
राइट, ये क्या होगा, कल्चरल। तो ये 3 पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। फोर्थ जो है ये है कि यूनेस्को की यदि हम बात करते हैं तो आपका जो यूनेस्को है इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये बेसिकली आपको जो पेरिस, जो कि कहाँ पे है, फ्रांस के अंदर है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यदि हम टोटल इसके मेंबर की बात करते हैं तो अराउंड 193 जो मेंबर्स हैं इसके टोटल है, और 11 एसोसिएट मेंबर है। मतलब कि क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि हम क्या हैं, बेसिकली फ्यूचर में हम यूनेस्को का पार्ट बनना चाहते हैं, लेकिन अभी क्या है, ये यूनेस्को का पार्ट नहीं है। अब ऐसे जो है, अब 2 ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। अभी तक हमने क्या समझा है, जो यूनेस्को की यदि हम बात करते हैं सो इट इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब कुछ मेंबर्स क्या है, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, और कुछ जो है यूनेस्को के मेंबर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक बात आपको जो है ये याद रखनी है कि जो ऑलमोस्ट जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे आपको यूनेस्को के मेंबर देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ जो है मेंबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूनेस्को के मेंबर्स हैं लेकिन यूनाइटेड नेशन के नहीं है। वो कौन कौन से हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहला जो आएगा ये आएगा आपका कुक आइलैंड, राइट। ये कुक आइलैंड आपको जो है अब ये बताना है ये आपको कहां जैसे देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद दूसरी जो कंट्री है वो है आपकी न्यू, और थर्ड जो है वो है पैलेस्टीन, राइट। तो पहला कौन सा होगा, पहला होगा कुक आइलैंड। उसके बाद आपको कौन सा देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको जो न्यू है वो देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो आपको पैलेस्टीन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली 3 क्या है, 3 ऐसी जो है कंट्रीज हैं, 3 ऐसी स्टेट हैं जो कि बेसिकली क्या है, दे आर द मेंबर ऑफ द यूनेस्को बट दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। और यदि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जो कि क्या है, यूनाइटेड नेशन की मेंबर है लेकिन क्या है, यूनेस्को की मेंबर नहीं है, तो आपको जो है क्या देखना पड़ेगा, एक है आपका इजराइल और दूसरा है आपका क्या, दूसरा है आपका यूनाइटेड स्टेट्स। ये 2 पॉइंट आप इजीली जो है क्या कर सकते हो, जो है रिमेंबर कर सकते हो। और जो थर्ड है ये आपका, ये है लिस्टेनस्टेन। लिस्टेनस्टेन जो कंट्री है ये बेसिकली जो है थर्ड आपका आएगा। तो आई होप ये बहुत आपको अच्छे से पता चल गया होगा। उसके बाद यानी हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं, यूनेस्को बेसिकली 2 रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, एक आपका यूनेस्को साइंस रिपोर्ट और दूसरा है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। बेसिकली एजुकेशन क्या आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में यदि आपने सुना होगा तो इट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। तो बेसिकली इसको मॉनिटर करता है क्या, इस रिपोर्ट के द्वारा कौन, यूनेस्को थ्रू द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। सो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा। तो जो है अब आ गया है रिवीजन टाइम। अब आपको क्या करना है, अपने पेन और पेपर को उठा लेना है, या फिर यदि आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना की कोशिश करना। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे आपको एक डेट दी गई है, उसका नाम है अप्रैल 22। अप्रैल 22 को जो है आपका कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है, अप्रैल 23 को कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है। साथ ही में आपको ये बताना है कि जो है अप्रैल 22 को जो भी डे ऑब्जर्व किया जाता है उसकी थीम क्या थी, यदि आप थीम बता पा रहे हो। उसके बाद आपको यह बताना है कि अप्रैल 23 जो था ये हमने कौन सा डे ऑब्जर्व किया था और उसकी थीम कौन सी थी, राइट। और हमें यह बताना है कि जो अप्रैल 23 को हमने डे ऑब्जर्व किया है उसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, ऑर्गेनाइज उसको कौन करवाता है। आई होप आपको पता होगा, ये बेसिकली यूनेस्को करवाता है। यूनेस्को की आपको फुल फॉर्म बतानी है, यूनेस्को फाउंड कब हुआ है ये आपको बताना है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कौन सा है ये आपको बताना है, और साथ ही में आपको ये बताना है कि इसका जो हेड है यूनेस्को का ये कौन है। ये बेसिकली आपको अब आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो रहे होंगे। उसके बाद आपको ये बताना है ऐसे कौन कौन से मेंबर हैं जो बेसिकली क्या है, यूनेस्को के मेंबर हैं लेकिन जो है यूनाइटेड नेशन के नहीं है, आपको ये बताना है। दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है ऐसे कौन कौन से मेंबर हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के जो है क्या है, मेंबर हैं बट दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द यूनेस्को। यदि आप ये बता पा रहे हो इट मींस कि आपने बहुत अच्छे से सुना है और याद करने की कोशिश की है। ओके, तो आज के डे के जो भी इंपॉर्टेंट जो डेज थे ये हमने बहुत अच्छे से देख लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगले जो कैटेगरी है हमारी करंट अफेयर की वो है अवार्ड्स, ऑनर, प्लेसेस एंड पर्संस इन न्यूज़। इसमें बेसिकली जो है हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सुशील चंद्रा है ये बेसिकली हमारे क्या होंगे, नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। बेसिकली इलेक्शन कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन क्या है, बेसिकली एक आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखने को मिलेगी जो कि आर्टिकल 324 जिसके बारे में बात करता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब हमारे नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, ये हमारे सुशील चंद्रा। तो ये पॉइंट एक आपको याद रखना है, ये बेसिकली आपके एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें थोड़ा सा आपका स्टैटिक का अच्छा रिवीजन हो जाएगा। पहला जो है क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो कि क्या इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया आर्टिकल 324, आर्टिकल 324
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या बोलता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है। एग्जैक्टली यदि हम रीड करने की कोशिश करें आर्टिकल 324 को, तो इसमें क्या बोला गया है कि आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स पावर टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर होगा उसको सर्टेन पावर्स ग्रांट करता है आर्टिकल 324। वो कौन सी है, टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट द इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड टू द ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। मतलब कि क्या कि यदि हम चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल एंड डायरेक्ट द इलेक्शन ऑफ द 4 कैटेगरीज। कौन कौन सी है, ये आपके इलेक्शन आगे स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्शंस, उसके बाद जो है आपके कौन से आएंगे, पार्लियामेंट के इलेक्शन, उसके बाद आपका कौन से आएंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, और उसके बाद आपका कौन सा आएगा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस। ये 4। अब आपने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बहुत अच्छे सुना होगा और इनके भी इलेक्शन होते हैं। तो इनके जो इलेक्शंस हैं ये कौन कंडक्ट करवाता है, तो ये आपकी जो स्टेट इलेक्शन जो कमीशन है ये बेसिकली क्या करती है, कंडक्ट करवाती है। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा। उसके बाद जो हमने ये देखना है कि हमारी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और अदर इलेक्शन कमिश्नर है, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करवाता है, इनकी अपॉइंटमेंट करवाई जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद करना है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो ये बेसिकली क्या था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या था, इसको अपॉइंट करते हैं। पहले क्या होता था, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था ये एक सिंगल बॉडी होती थी, सिर्फ अकेला ही होता था। लेकिन क्या किया गया, जैसे ही आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 आया, इसके द्वारा क्या किया गया, जो आपकी वोटिंग एज थी ये 21 से घटा के 18 कर दी गई, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफी वर्कलोड बढ़ गया। तो उसको जो है वर्कलोड को टैकल करने के लिए 2 और मेंबर्स जो हैं ऐड किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन में, जो कि बेसिकली क्या थे, तो ये अब क्या है, इलेक्शन कमीशन आपको एक मल्टी मेंबर बॉडी आपको देखने को मिलेगी। राइट, आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपसे पूछा जाए यदि एग्जामिनेशन के अंदर कि जो है इलेक्शन कमीशन बेसिकली कैसी है, एक जो है सिंगल बॉडी है, मल्टी मेंबर बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, या आप इजीली आंसर कर सकते हो। यदि हम स्टेटस की बात करते हैं, यदि हम रिमूवल की बात करते हैं, यदि हम चाहते हैं किसको, यदि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना चाहते हैं, तो जैसे जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जाता है, सेम आपका क्या होगा, वैसे ही निकाला जाएगा। और सबसे बड़ी बात आती है, अब स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से किस किस के जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। ये उस स्टेट के पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं, इनको जो है क्या करता है, कंडक्ट करवाता है। अब इनको जो अपॉइंट कौन करता है, इनको जो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है यही आपका क्या करता है, बेसिकली अपॉइंट करता है किसको, जो आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा। लेकिन यहां पे एक कैच ये आएगा, आपने स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में सुना है तो आपको यह भी पता होगा कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती हैं, राइट। अब यदि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स की यदि हम बात करते हैं तो उनको अपॉइंट कौन करवाएगा, उनको अपॉइंट करवाएगा उसी स्टेट का गवर्नर जो है अपॉइंट करवाएगा। यदि आपको ये सारे के सारे पॉइंट बहुत अच्छे से याद करने हैं, एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और यदि आपको ये आता है तो बहुत इजीली आप सारी चीजें टैकल भी कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात यहां पे ये आती है कि आपको जब इलेक्शन करवाना होता है इलेक्शन कमीशन को, तो उस समय जो है स्टाफ चाहिए होता है। तो वो स्टाफ जो है या तो गवर्नर ऑफ द स्टेट प्रोवाइड करवाता है, या बेसिकली कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ओके, सो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहां पे आपको नेशनल इवेंट्स हम बाद में देखेंगे, पहले रिवीजन टाइम है तो रिवीजन अच्छे से करेंगे। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात करता है। यदि आपका आंसर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। इसके बाद आपको क्या बताना है, इसके बाद आपको यह बताना है कि अब जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। दूसरा पॉइंट ये आ गया। थर्ड पॉइंट आपको यह बताना है, इलेक्शन कमीशन की यदि मैं बात कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन की यदि मैं बात कर रहा हूं तो आपको यह बताना है कि ऐसे कौन कौन सी जो है इलेक्शंस है जो कंडक्ट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, राइट। तो टोटल कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। पहला कौन सा आएगा, यस पहला आएगा आपका जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होंगे। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद जो आपके पार्लियामेंट के इलेक्शंस होंगे, उसके बाद कौन सा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको ये सारी पता होगी। अच्छा, मुझे यहां से ये बताना कि जो आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं ये बेसिकली किस किस के जो है इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं, ये आपको बताना है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उनको जो है अपॉइंट कौन करता है, और जो इलेक्शन कमीशन है उसके मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है। अगला पॉइंट ये है कि बेसिकली यदि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना चाहते हैं तो हम कैसे इसको रिमूव करेंगे, इसका स्टेटस किसके इक्विवेलेंट है, ये आपको बताना है। अगला पॉइंट आपको ये भी बताना है
कि जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन है इसको रिमूव कौन करता है, राइट। अभी तक मैंने इसका आंसर नहीं किया है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इसका राइट आंसर कर दोगे। यदि नहीं है तो कल मैं इसका आंसर आपको क्या कर दूंगा, बता दूंगा, राइट। तो ये सारे के सारे हमने पॉइंट अभी तक बहुत अच्छे से देखे, और आपको सारा का सारा यदि ये पॉइंट आप बता पा रहे हो, लिख पा रहे हो, इट मींस आपने आर्टिकल्स को बहुत ध्यान से सुना है। यदि नहीं कर पा रहे हो आंसर, इसका मतलब क्या है, यू नीड टू रिवाइज द थिंग, एक बार आपको फिर से सुनना पड़ेगा, राइट। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर की जो है फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, आपको जो है चीजें याद करनी है ताकि एग्जाम में आपके लिए काफी चीजें आसान हो जाए। उसके बाद जो है नेशनल इवेंट की यदि हम बात करते हैं तो नेशनल इवेंट में हमें कुछ भी जो है हमारे पास ऐसी न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, तो आज कोई भी नेशनल इवेंट की आपको न्यूज़ नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं ये जो है थोड़े न्यूज़ में है, ये आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली क्या है, अभी हमने जो है यूनाइटेड नेशंस की जो है बॉडी है जिसको हम क्या कहते हैं, UNECOSOC, राइट। इसको हम कहते हैं इकोसॉक कहते हैं, UN इकोसॉक जिसको हम कहते हैं। इंडिया बेसिकली क्या है, इसकी जो 3 बॉडीज हैं इनके लिए क्या कर लिया गया है, इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया है। तो ये बॉडीज के थोड़े नाम याद रखना, यदि पूछा जाए तो आपको पता हो। पहला क्या है, पहली है कमीशन ऑन द क्राइम प्रिवेंशन एंड द क्रिमिनल जस्टिस। सेकंड है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर द जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। जो थर्ड है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, राइट। यदि ये आप याद रख सकते हो अच्छी बात है, अदरवाइज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बढ़ते हैं हम आगे। ब्लू नेचर अलायंस, ब्लू नेचर यदि हम अलायंस की बात करते हैं तो बेसिकली ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो ब्लू नेचर अलायंस है बेसिकली इट वाज रिसेंटली इन द न्यूज, ये है क्या। बेसिकली ये ग्लोबल मरीन इनिशिएटिव है। मरीन का मतलब क्या आ गया, जहां पे आपके समुद्र की बात होती है, जहां पे आपके ओशियंस सीज की बात होती है। तो इस अलायंस में बेसिकली क्या है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पहले आपको ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा ये है, इसका एम ये है कि हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे 5% ऑफ द वर्ल्ड ओशियंस को आने वाले 5 सालों के अंदर। ओके, तो यहां से आपको के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन एक ये बनेगा कि ब्लू नेचर अलायंस जो है, ब्लू नेचर अलायंस आपका क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए ग्लोबल मैरीन जो इनिशिएटिव है एक ये है जिसके द्वारा क्या करने वाले हैं, हम प्रोटेक्ट करने वाले हैं 5% ऑफ द वर्ल्ड ओशियन इन द अपकमिंग 5 ईयर। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। उसके बाद रिसेंटली क्या किया है, यूएस के जो हाउस है उन्होंने एक एक्ट को पास किया है, नो बैन एक्ट। अब रिसेंटली जो है एक फ्रांस ने भी एक्ट पास किया है, आपको ये बताना है कि कौन सा वो जो बिल था जो फ्रांस ने पास किया था, और उसके बाद आपको येलो वेस्ट मूवमेंट क्या थी आपको ये भी बतानी है। यदि आपने कल के करंट अफेयर अच्छे से किए हैं तो आपको पता होगा कि ये सारी चीजें क्या है, और इवन अभी तक रट जानी चाहिए चीजें। अब उसके बाद ये हम बात करते हैं, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने रिसेंटली एक बिल को पास किया है जिसको हमने क्या बोला, नो बैन जो है बिल बोला। क्यों बोला, समझने की कोशिश करना। पहले क्या होता था कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स थे उनके ऊपर बैन लगा दिया था। लेकिन जो है इस बिल के द्वारा क्या किया जाएगा, अब इट लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू इंपोज द रिलीजन बेस्ड ट्रैवल बैन, राइट। तो कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट के पास जो एक्स्ट्रा पावर थी कि वो किसी के ऊपर भी बैन लगा सकता है, या किसी भी इमिग्रेंट्स के ऊपर या उसके ट्रैवल मूवमेंट के ऊपर, बेसिकली इस एक्ट के द्वारा इसको कर्व करने की कोशिश की जा रही है। तो नो बैन एक्ट वाज रिसेंटली इन द न्यूज। ये बेसिकली जो है कौन सी कंट्रीज को लेके आई है, तो आपको पता होना चाहिए ये बेसिकली किसका बिल है, एक यूएसए ने इसको पास किया है जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती थी कि जो रिलीजन बेस्ड ट्रैवल बैन था वो बेसिकली क्या कर दिया गया है, थोड़े सी उसकी पावर को कम किया गया है। अब नो बैन की फुल फॉर्म क्या है, नो से मतलब क्या बन गया, नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर द नॉन इमिग्रेंट एक्ट, राइट। इसकी फुल फॉर्म आपको याद नहीं रखनी है, आपके लिए बस ये इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो नो बैन एक्ट है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया जो है 3 जो है यूनाइटेड नेशन का जो इकोसॉक है इसकी 3 जो बॉडीज है इसका मेंबर बन गया है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड दिस इज ऑल फॉर द इंटरनेशनल इवेंट्स। अब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एशिया की एक रेसलिंग चैंपियनशिप होती है, जैसे कि आपको एशिया कप देखने को मिल जाएगा क्रिकेट में, वैसे ही आपको क्या देखने को मिलेगा, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप देखने को मिलेगी। अब इसको जीता किसने है, जो विनेश जो फोगाट है, इन्होंने इसमें क्या कर लिया है, इन्होंने गोल्ड जीता है। तो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि गोल्ड किसने जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, तो विनेश फोगाट का आपको क्या करना है, नाम याद रखना है। पहले जो है, अब समटाइम आपने अपने जो है, यदि आपने कभी पेपर दिया है तो आपको पता होगा कि आपसे क्या किया जाता है,
जो आपकी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है उसका नाम जो है आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन से खेल के साथ एसोसिएट है। तो वैसे ही विनेश जो फोगाट है ये किसके साथ एसोसिएट है, ये है एसोसिएट आपके रेसलिंग के साथ में। अब बेसिकली क्या है, ये जो इंडियन रेसलर है जिसका नाम क्या है विनेश फोगाट है, इनका ये पहला गोल्ड है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, राइट। इन्होंने हराया किसकी, जो ताइपी कंट्री है वहां की मैंग हुसैन हैश को इन्होंने हराया है। ये आपको याद नहीं रखना है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। उसके बाद यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, जो विनेश फोगाट है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो एशियन जो गेम्स होती है और जो कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं, बेसिकली फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने गोल्ड को क्या किया है, जीता है। अब ये फर्स्ट इंडियन एथलीट है जिनको नॉमिनेट किया गया था लॉरियास के जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स होते हैं। तो लॉरियास के जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं उसमें एकमात्र इंडियन जिनको क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है विनेश फोगाट। और ये किससे, कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएट है, ये रेसलिंग के साथ एसोसिएट है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इनको जो है अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, और जो है बेसिकली इनको पद्मश्री के लिए नॉमिनेट भी किया था किसने, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, राइट। ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो यहां से जो है अभी तक आपको क्या पता होना चाहिए, यदि आपको ये पता होना चाहिए विनेश जो फोगाट है ये बेसिकली कौन से खेल के साथ एसोसिएट है, रिसेंटली इन्होंने इनकी अचीवमेंट क्या है, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, फर्स्ट इंडियन कौन था जिसको क्या किया गया है, जो लॉरियास के स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं उसमें नॉमिनेट किया गया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से पता होने चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली कैटेगरी के ऊपर जिसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस कहते हैं। अब यदि हम रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगी। यहां से क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, कैसे बनेगा बताऊंगा। अब जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मतलब कि क्या किसी भी कंट्री की जो मीडिया है, कोई प्रेस है, उसको कितना फ्रीडम है, ये रिपोर्ट बेसिकली ये बताती है। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा मेरे भाई कि जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है। तो एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है ये बेसिकली क्या रिलीज करती है, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स को रिलीज करती है। अब इसमें इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का जो रैंक है इसमें है 142। अब बेसिकली क्या था, 2020 में भी इंडिया का सेम रैंक था, अभी भी सेम रैंक है। तो इंडिया की जो मीडिया है उसकी सेहत के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है और जो है 142 पे ही वो अभी भी क्या है, विराजमान है। यदि हम बात करते हैं इस रैंक को टॉप किसने किया है, तो नॉर्वे ने टॉप किया है, और नॉर्वे ने ही 2020 में भी इसको टॉप किया था, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरे पे कौन आएगा, फिनलैंड, उसके बाद कौन सा आएगा, डेनमार्क आएगा। लेकिन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो इंडिया का जो रैंक आएगा ये आएगा 142, और टॉप किसने किया है, नॉर्वे ने किया है। जो एरिट्रिया है इसने क्या किया है, इसको सबसे लास्ट रैंक मिला है, राइट। 180 कंट्रीज में से इसको 180th रैंक मिला है। नॉर्थ कोरिया को कितना मिला है, 179, और तुर्कमेनिस्तान को 178, और जो हमारा पड़ोसी जो कि क्या है, चाइना, इसको कितना मिला है, इसको मिला है 177। ओके, यदि हम कैटेगरी की बात करते हैं तो इंडिया बैड कैटेगरी में आता है, बिकॉज 142 रैंक जो है कहीं से भी एक अच्छा रैंक नहीं है। अब यदि हम रिपोर्टर्स की बात, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की माने तो इन्होंने एक स्टेटमेंट भी जो है जारी किया था जिसमें नरेंद्र मोदी को इन्होंने क्या बोला था कि उसने क्या कर दिया है, टाइटन्स हिज ग्रिप ऑन द मीडिया, राइट। तो जब कोई एनजीओ ऐसे किसी पर्सनैलिटी को स्पेसिफाई करना स्टार्ट कर दे, किसी को टारगेट करना स्टार्ट कर दे, तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं इंडिया में जो है प्रेस की हालत कैसी है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, एग्जाम के लिए आपको यह बताना है कि जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है, ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसको जो है रिलीज कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन करती है, इसमें इंडिया का रैंक क्या है, और इंडिया का यदि रैंक है तो जो है फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, सबसे लास्ट पे कौन है, और जो है चाइना का कौन सा रैंक है, 179 पे कौन है, 178 पे कौन है। यदि आपको ये सारे के सारे पॉइंट पता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आ रहा है, यू कैन इजिली टैकल दैट क्वेश्चन। ओके, यदि हम बात करते हैं डिफेंस करंट अफेयर की, तो डिफेंस करंट अफेयर में आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, बेसिकली जो है एक रिसेंटली जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम क्या है, खंजर, राइट। खंजर बेसिकली क्या है, एक क्या है, नेवल एक्सरसाइज है, नहीं। क्या ये एयरफोर्स जो है एक्सरसाइज है, नहीं। तो बेसिकली ये क्या है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये आपको याद रखना है। किस किस के बीच में, इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में। एग्जाम के लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर जो है क्वेश्चन नहीं जाता है। बेसिकली हुई कहाँ पे है, जो कैपिटल है किसकी, जो आपकी सॉरी यहाँ पे शायद मैं कजाकिस्तान बोला है, कजाकिस्तान नहीं आएगा, किर्गिस्तान आएगा, राइट। किर्गिस्तान की बात हो रही है, तो किर्गिस्तान की जो है कैपिटल जो है वो है जो बिशेक है। ये बेसिकली क्या है, कैपिटल है किर्गिस्तान की। और जो है खंजर किस किस के बीच में होती है, खंजर होती है
किर्गिस्तान एंड इंडिया के बीच में। ये बेसिकली क्या है, एक जो है आपको मिलिट्री एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। तो रिवीजन टाइम, तो अब आपको ये बताना है जो खंजर एक्सरसाइज है ये बेसिकली जो है क्या है, जो नेवल एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ये आपको बताना है। दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है कि जो यदि हम खंजर की बात करते हैं ये किस किस के बीच में होती है। एक तो हो गया इंडिया और दूसरा कौन सा आ गया, दूसरा आ गया किर्गिस्तान। यदि ये पॉइंट आपको अच्छे से याद है, इट मींस आपको जो है यदि एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर दोगे। अब गवर्नमेंट स्कीम्स की यदि हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट स्कीम में बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट स्कीम में जो है जगनन्ना विद्या दीवाना स्कीम आपको देखने को मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा, जगनन्ना विद्या दीवाना जो स्कीम है ये कौन सी स्टेट की स्कीम है, ये आंध्र प्रदेश की स्कीम है, तेलंगाना की नहीं है। एक पॉइंट ये याद रख लेना। अब इसमें क्या किया जाएगा, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो क्या करेंगे, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे ऑल द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू पे देयर फीस बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल बर्डन। जो अपनी फीस पे नहीं कर पा रहे हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी अंडर द जगनन्ना विद्या दीवाना स्कीम, जो बेसिकली क्या है, जो कि स्कीम है आंध्र प्रदेश की। अभी इसमें बेसिकली हायर एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, राइट, और अराउंड 40 लाख स्टूडेंट्स जो है उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ओके, और ये जो स्कॉलरशिप जाएगी, पहले क्या होता था, जो कॉलेजेस के जो अकाउंट होते थे वहाँ पे दी जाती थी, लेकिन अब क्या होगा, जो स्टूडेंट की मदर होगी उसके डायरेक्ट अकाउंट में जाएंगे। अब जगनन्ना एक अम्मा वोदू स्कीम है, ये भी बेसिकली किसकी स्कीम है, ये भी आंध्र प्रदेश की ही स्कीम है। और इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, 15,000 जो है रुपए दिए जाएंगे एनुअली टू 2 स्टूडेंट्स क्लास 11 से क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, राइट। तो बेसिकली जो है यहाँ पे जो आपकी सीनियर सेकेंडरी प्राइमरी जो है एजुकेशन है ये जगनन्ना अम्मा विदु स्कीम के द्वारा कवर की जा रही है और जगनन्ना विद्या दीवाना स्कीम के द्वारा हायर एजुकेशन को कवर किया जा रहा है। ओके, सो ये थे आज के करंट अफेयर। पॉलिटी में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, वैसे ही इन्वायरमेंट में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम आपको सबमिट है कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली हुई कोई नहीं है, जब होगी तब हम इस सेक्शन में जरूर इसको ऐड करेंगे। साइंस एंड टेक में आज जो है ऐसा कुछ नहीं है, इकोनॉमी में भी कुछ खास नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज करंट अफेयर। आई होप आपके नोट्स प्रिपेयर हो चुके होंगे, आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी और आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। यदि नहीं हो रही है, ठीक है, डू वॉच इट 2 to 3 टाइम, 3 टाइम नहीं 4 टाइम जो है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट टाइम आप कैसे कर सकते हो, लेक्चर को एक आप क्या करो 1x पे, एक की स्पीड पे आप सुनने की कोशिश करो। उसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रहना स्टार्ट हो जाएगी। अराउंड जो है यदि ये 35 मिनट की वीडियो है तो 35 मिनट आपके स्टार्टिंग में लगेंगे। उसके बाद जो है आप क्या कर दो, ये जो स्पीड है इसको 1.5x पे लेके जाओ और जो है याद करने की चीज़ें कोशिश करो। उसके बाद जो है जो थर्ड होगा वो उसका 2x के ऊपर सुनने की कोशिश करो और सारी चीज़ें क्या करो, याद करो। बेसिकली जो आज का करंट अफेयर है ये आज ही याद हो जाना चाहिए बेसिकली। अब आपको ये नहीं रखना है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले हम रिवाइज करेंगे, वो तो करना है ही, लेकिन जो आज का करंट अफेयर है ये आज ही टिप्स के ऊपर होना चाहिए। उसके लिए जो है आपको जो क्या करना है, रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक द सेशन एंड इफ यू डू सो गिव अस थम्स अप एंड कल मिलते हैं फिर हम जो है कल 24 अप्रैल के करंट अफेयर हम क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।